बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम कक्षा 10वीं गणित में ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन पढ़ेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। बच्चों इस अध्याय में त्रिविमीय आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन की गणना करेंगे। इसमें घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला एवं अर्धगोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन हेतु सूत्र एवं गणना से संबंधित समस्याओं को हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं बच्चों घन की ओर। बच्चों जैसा कि आप आकृति में देख पा रहे हैं, ये एक घन है। क्या है बच्चों? एक घन है जिसके सभी भुजाओं को हमने ए माना है। इसकी भुजा ए, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती है इसलिए सबकी लंबाई भी ए होगी। अब इसमें कितने कोर होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, कितने आकाशीय विकर्ण होते हैं और कितने फलक होते हैं, ये हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें शीर्षों की संख्या हम गिनते हैं। तो जहाँ जहाँ सर्कल लगा है बच्चों, ये शीर्षों की संख्या है और कुल मिलाकर शीर्ष होते हैं 8। इसी प्रकार फलक देखेंगे बच्चों, जहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4, 1 2 अर्थात सामने का, फिर उसके पीछे का, फिर बाईं ओर, फिर दाईं ओर, फिर ऊपर और नीचे, इस तरह से कुल मिलाकर के 6 इसके पृष्ठ होते हैं, 6 फलक होते हैं। अच्छा, कोर कितने होते हैं बच्चों? तो इस तरह से खड़ी लाइन को गिनेंगे तो 1 2 3 4, और सीधी लाइन को गिनेंगे 1 2 3 और 4, तिरछी लाइन को भी गिनेंगे तो 1 2 3 और 4, कुल मिलाकर के 12 कोर भी होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा बच्चों, शीर्ष हुए 8, कोर हुए 12, आकाशीय विकिरणों की संख्या हुई 4, पृष्ठ हुए 6 और पृष्ठीय विकिरण मतलब जैसे ये एक पृष्ठ आपका वर्गाकार है तो इसमें पृष्ठीय विकिरणों की संख्या होगी 2। तो इस तरह से हमने घन के बारे में जाना कि घन एक समांतर षटफलक ठोस है जिसका प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है। घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई अगर हमको मालूम करना हो बच्चों तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? ध्यान से सुनेंगे। घन का पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई, पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई, तो इसके लिए आपको सूत्र प्रयुक्त करना है a√2 यूनिट अर्थात a√2 इकाई। इसका प्रयोग करेंगे कब? घन का हमको पृष्ठीय विकर्ण निकालना है तब। तो दूसरा इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे आकाशीय विकर्ण की लंबाई, घन के आकाशीय विकर्ण की लंबाई। तो आकाशीय विकर्ण की लंबाई के लिए हम कौन सा सूत्र इस्तेमाल करेंगे? आकाशीय विकर्ण की अगर लंबाई निकालना हो तो हम लगाएंगे फार्मूला a√3 इकाई। ए बच्चों यहाँ पर भुजा है, भुजा की माप है। फिर हम चलते हैं तीसरे फार्मूले की ओर जो हम घन में लगाएंगे। तीसरा फार्मूला है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा बच्चों? घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6, चूंकि 6 फलक है और एक फलक वर्गाकार है तो 6a²। a² मतलब भुजा का वर्ग, 6 गुणित भुजा का वर्ग। अब इसका आयतन, चौथा फार्मूला है बच्चों घन का आयतन। अब इसका आयतन का सूत्र क्या होगा बच्चों? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, अर्थात लंबाई भी a, चौड़ाई भी a, ऊंचाई भी a, तो 1/3 इकाई। तो घन इकाई, चूंकि आयतन है 1/3 है, घन इकाई। तो ये इस तरह से हुआ हमने जाना बच्चों घन और घन के बारे में। बच्चों अब घनाभ के बारे में देखते हैं। घनाभ जैसा कि आप आकृति में देख पा रहे हैं बच्चों, घनाभ एक ऐसा समांतर षटफलक होता है, ठोस होता है, जिसके सम्मुख फलक आयताकार होते हैं और उसमें 8 शीर्ष, जैसे जिस प्रकार घन में होता था 8 शीर्ष 12 कोर 6 फलक, जैसे कि 1 2 3 4, जैसा कि आपने घन में गिना था बच्चों सेम वही है। शीर्ष होंगे इसमें भी 8, जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं आकृति में, ये इस तरह से 8 शीर्ष भी होंगे। 8 शीर्ष होते हैं बच्चों, 12 कोर होते हैं, 6 फलक होते हैं और इनके आकाशीय विकरणों की संख्या 4 होगी और पृष्ठीय विकरणों की संख्या होगी 12। क्यों 12 होगी बच्चों पृष्ठीय विकरणों की संख्या? देखते हैं जरा 12 होता है क्या भाई। ये इस तरह से एक पृष्ठ हो गया और पृष्ठ आयताकार है, ये इस तरह से आयताकार होता है और सभी पृष्ठों के विकर्ण 2 होंगे और कुल मिलाकर के 6 पृष्ठ होते हैं, तो पृष्ठीय विकरणों की संख्या 12 होगी। लेकिन एक पृष्ठ में विकरणों की संख्या होती है 2, इसका हमेशा ध्यान रखेंगे। एक पृष्ठ में पृष्ठीय विकरणों की संख्या होगी 2 बच्चों, जबकि पूरे घनाभ में पृष्ठीय विकरणों की संख्या होती है 12। इसी प्रकार और उसमें भी घन में भी था बच्चों, घन में भी एक पृष्ठ पर पृष्ठीय विकरणों की संख्या 2 थी और पूरे अगर घन में कहें तो वहाँ भी 12 पृष्ठीय विकर्ण ही होते हैं। 4 इसमें भी आकाशीय विकर्ण होते हैं घन की तरह बच्चों, जैसे कि इस कोने से इस कोने तक खींचे, इस कोने से इस कोने तक खींचे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से पृष्ठीय आकाशीय विकरणों की संख्या होती है इसमें 4। अब इनके फार्मूले को देखते हैं क्या क्या इसमें फार्मूला प्रयोग करना है। सबसे पहले हम चलते हैं घनाभ का पृष्ठीय विकर्ण। घनाभ का
पृष्ठीय विकर्ण। पृष्ठीय विकर्ण के लिए हम फार्मूला लगाएंगे बच्चों। इसमें देखिए अलग अलग पृष्ठ है बच्चों, तो इसमें हम ये मान कर सकते हैं पृष्ठीय विकर्ण में, अगर मान लीजिए पहला विकर्ण पूछ रहा है, पहले पृष्ठ का विकर्ण पूछ रहा है और पहले पृष्ठ की लंबाई हम a मान लेते हैं, चौड़ाई b मान लेते हैं, ऊंचाई c मान लेते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को हमने a b c मान लिया। तो इस तरह से d1 d2 d3 तीन पृष्ठीय विकर्ण निकाल लीजिए। a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो जाएगा पहला पृष्ठीय विकर्ण, दूसरा हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तीसरा पृष्ठीय विकर्ण हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अर्थात जो जो भुजाओं की माप दिया है वहाँ जैसे a पहली भुजा, दूसरी भुजा b, तीसरी भुजा c, और इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर पूछा जाए बच्चों घनाभ का आकाशीय विकर्ण, घनाभ का आकाशीय विकर्ण, और घनाभ में कितने आकाशीय विकर्ण होते हैं बच्चों? 4, जैसे कि आपको बताया गया। तो आकाशीय विकर्ण की लंबाई अगर आपसे पूछा जाए तो फार्मूला लगाएंगे पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग धन तीसरी भुजा का वर्ग और पूरे का वर्गमूल। तो करड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर पूछा जाए बच्चों घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे बच्चों घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 लंबाई गुणित चौड़ाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित लंबाई। तो इस तरह से 2 ab bc ca, इस तरह से हम फार्मूला लगाएंगे बच्चों। अब हम चलते हैं घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे? घनाभ के आयतन के लिए हमें लगाना होगा घनाभ का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, अर्थात ए बी सी घनाभ का आयतन हो जाएगा। तो इस तरह से हम इन फार्मूलों को याद करके संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बच्चों अब चलते हैं बेलन की ओर। जैसा कि आप आकृति में देख पा रहे हैं, बेलन एक ऐसा त्रिविमीय ठोस होता है जो दो समांतर वृत्तीय पृष्ठ को एक वक्रीय पृष्ठ के साथ जोड़कर बना होता है। दो देख लीजिए बच्चों, दो समांतर वृत्तीय पृष्ठ हैं, समांतर हैं, ये पहला पृष्ठ वृत्तीय है, दूसरा पृष्ठ वृत्तीय है, दोनों समांतर है और दोनों को जोड़ करके एक वक्र पृष्ठ के साथ बेलन का निर्माण करता है। माना कि बेलन की ऊंचाई h है और उसकी त्रिज्या r है, बेलन की ऊंचाई h है और त्रिज्या r है, तब बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन के आधार का क्षेत्रफल, चूंकि आधार बच्चों वृत्ताकार है इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसके आधार का क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर होगा। अब बेलन का वक्र पृष्ठ देखते हैं। बेलन, अगर बेलन के आधार का परिमाप पूछा जाए बच्चों या आधार की परिधि पूछा जाए तो भी आपको वही फार्मूला लगाना है। बेलन के आधार की परिधि अर्थात वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है बच्चों 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। इसी प्रकार अगर पूछा जाए कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होना चाहिए, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होना चाहिए, तो इसको हम सूत्र लगाएंगे पाई आर एल। यहाँ पर बच्चों सॉरी पाई आर एल नहीं है, यहाँ पर बेलन का, वो तो शंकु का हो गया, बेलन का हो जाएगा बच्चों 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर पाई का मान 22/7 मानेंगे, आर त्रिज्या है और एच ऊंचाई है। इसी प्रकार अगर पूछा जाए बच्चों बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो बेलन का हम संपूर्ण पृष्ठ लगाएंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, और संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है बच्चों 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस आर। ये वाला फार्मूला आप लगाएंगे और इस फार्मूले से हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन के लिए हम कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे बेलन के आयतन का? तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या है बच्चों और एच बेलन की ऊंचाई है। तो इस तरह से हम बेलन के बारे में इतना सारा चीज जानकारी रख करके हम बेलन से संबंधित सारे सवालों को हल कर सकते हैं। अब हम चलेंगे बच्चों शंकु की ओर। तो बच्चों शंकु क्या है? तो शंकु एक ऐसा त्रिविमीय ठोस होता है जिसका आधार वृत्ताकार होता है और जो एक शीर्ष से वक्र पृष्ठ द्वारा जोड़कर बनता है, जैसे जोकर की टोपी हो गया बच्चों, आइसक्रीम का कोन हो गया, जो आपने दैनिक जीवन में देखा है। तो आकृति में आप देख पा रहे हैं शंकु। अब आते हैं बच्चों शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई को हमने h माना, त्रिज्या की ऊंचाई को हमने l मान लिया है बच्चों, और त्रिज्या को हमने r मान लिया है। तो फिर शंकु के आधार का क्षेत्रफल। अब आते हैं फार्मूला में, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, और शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है बच्चों, चूंकि वृत्ताकार है तो वृत्त का ही क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे अर्थात पाई आर स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, इसका वक्र पृष्ठ हो जाता है बच्चों पाई आर एल। फिर आते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का
संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा पाई आर और कोष्ठक में एल प्लस आर या आर प्लस एल भी लिख सकते हैं। यहाँ पाई का मान 22/7 होगा बच्चों और आर इसकी त्रिज्या है, एल इसकी तिर्यक ऊंचाई है। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब शंकु का आयतन क्या होगा बच्चों? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर आप बेलन के आयतन का सूत्र जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच तो 3 कर दीजिए, शंकु का आयतन का सूत्र लग जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन होता है, 3 शंकु का आयतन हो गया। अब हम चलते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी बच्चों करड़ी में, तिर्यक ऊंचाई को हमने एल माना है तो एल बराबर हो जाएगा करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जहाँ आर त्रिज्या है और एच ऊंचाई है। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये तो था बच्चों शंकु। अब हम चलते हैं बच्चों गोले की ओर। गोला, जैसा कि आप आकृति में देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये गोला है। यह एक ऐसी त्रिविमीय ठोस आकृति है बच्चों जिसके पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु उसके केंद्र से समदूरस्थ होती है। अब इसमें गोले का हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम करना हो तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की हमको फार्मूला लगाना है बच्चों। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसके लिए हम सूत्र लगाएंगे बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर। क्या सूत्र लगाएंगे बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर। फिर हम चलेंगे गोले के आयतन, गोले का आयतन, और आयतन का आप सूत्र लगाएंगे बच्चों। गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर त्रिघात। तो इस तरह से इन दो फार्मूलों की सहायता से हम गोले से संबंधित प्रश्नों जो परीक्षा में पूछे जाएंगे हम उसे आसानी से हल कर सकते हैं। अब मान लीजिए बच्चों इसको यहाँ से काट दें तो ये अर्धगोला हो जाएगा। तो चलते हैं अर्धगोला की ओर। अर्धगोला, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं बच्चों, अर्धगोला, गोला को बीच से काट दिया गया है तो अर्धगोला का निर्माण हो गया। अब अर्धगोला में ये इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या को हम आर मान लेते हैं। तो अर्धगोला के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अर्धगोला, अर्धगोला के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, और इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होगा बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब आते हैं अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा बच्चों 3 पाई आर स्क्वायर। इसमें संपूर्ण पृष्ठ इसलिए क्योंकि आधा आपका वक्री है और जो ऊपर का भाग है, ऊपर का सतह है वो वृत्ताकार है, इसलिए यहाँ पर 2 पृष्ठ होंगे, एक वक्र पृष्ठ होगा और दूसरा वृत्ताकार होगा, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसका सूत्र हम लगाएंगे 3 पाई आर स्क्वायर। अब हम चलते हैं बच्चों अर्धगोले का आयतन, और अर्धगोले का आयतन का सूत्र हो जाएगा 2/3 पाई आर त्रिघात। गोले का 4/3 था, उसका आधा 2/3 कर देंगे यहाँ पर। बच्चों भाग 1 को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और इस भाग में हमने देखा पूरे फार्मूले, जिसमें आपने घन देखा, घनाभ देखा, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला को भी आपने देखा। इन सारे फार्मूलों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा बच्चों। भाग 2 में हम मिलेंगे महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, और जिसको बनाने के सबसे सरल तरीके पर, और देखेंगे ऐसे प्रश्नों को जो कई वर्षों से लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो भाग 1 यहीं समाप्त होता है बच्चों, फिर मिलेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए नमस्कार।